हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। धातु एवं अधातु का पार्ट नंबर 3 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आप लोगों के सारी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। और भारतीय नववर्ष पे मैंने आप लोगों को बोला था एक विशेष ऑफर मैं आप लोगों के लिए दूंगा, और वो विशेष ऑफर आज से यानी 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। कोड आप लोग यूज कर लीजिएगा NY200, आपको 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा साइंस के फाउंडेशन बैच में। दोस्तों, बायोलॉजी यहां पर शुरू हो चुकी है, ये सारे आप लोगों के फीचर्स है। ठीक है, तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करके कोर्स में जाके आप लोग इस पे जाके बाय नाउ कर लेना, कूपन कोड लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोगों ने कल किया था। ठीक है, एक्चुअली में इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एक बार आप लोग समझिए। बोला जा रहा है जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में आती है तो उनका रंग बदल के डैश हो जाता है। देखो दोस्तों, कॉपर सल्फेट इस सॉल्यूशन का, इस विलयन का रंग होता है नीला। आ गई बात समझ में? जब आप लोग आयरन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? क्या आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, क्या ज्यादा अभिक्रियाशील है? क्या बिल्कुल। तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, तो जो सॉल्यूशन अब बन जाएगा वो बन जाएगा FeSO4 का, जिसका रंग होता है हरा, और साथ में दोस्तों क्या बन जाएगा? कॉपर। तो बेसिकली जो लोहे की कील है वो उसका कलर पूछा जा रहा था, सॉल्यूशन का कलर नहीं पूछा जा रहा था, है ना। मेरे को लगा सॉल्यूशन का रंग पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है सॉल्यूशन का कलर नहीं पूछा जा रहा। तो अगर सॉल्यूशन का कलर पूछा जाता, विलयन का रंग क्या हो गया, तो आंसर हमारा नीले से हरा हो जाता। लेकिन पूछा जा रहा है कि लोहे की जो कील थी अब बेसिकली उसका रंग क्या हो गया, तो वो लोहा बचा ही नहीं, कॉपर हो गया, तो उसका रंग क्या होता है? भूरा होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। बात करेंगे आज हम लोग मेटल्स की, नॉन मेटल्स की यानी अधातु की। दोस्तों एग्जांपल बताओ, बहुत सारे एग्जांपल है। कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, जितने भी आप लोगों के अधातु होते हैं ना, वो आप लोगों को या तो ठोस अवस्था में मिलेंगे, जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, या आप लोगों को गैसीय अवस्था में मिलेंगे। एक नॉन मेटल ऐसा है, एक अधातु ऐसा है जो कि आप लोगों को तरल अवस्था में मिलता है, उसका नाम क्या है बताइए जल्दी से? ब्रोमीन है। चलिए अब बात करते हैं कि सर नॉन मेटल में कौन कौन से गुण आप लोगों को मिलेंगे। दोस्तों, जो मेटल में जो गुण पाए जा रहे थे, क्या वो नॉन मेटल में मिलेंगे? क्या मतलब, क्या अधातु में अधातु में डक्टिलिटी देखने को मिलेगी? क्या तन्यता? नहीं। क्या मेलेबिलिटी, आघात वर्धना देखने को मिलेगी? नहीं। क्या ये अच्छे कंडक्टर होते हैं? क्या चालक जैसे मेटल्स से? नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें आप लोगों के मेटल वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाई जाती। जो मेटलिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो धातु की विशेषता होती है, वो इनमें नहीं पाई जाती। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे आप लोगों के मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। और जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कैसा आयन बनता है? धनायन बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें ऑक्सीजन की, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, तो इसको क्या चाहिए? कैसे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 इस पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। आ गई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन 2,8,7, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्या इसके वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है? क्या नहीं है सर। तो ये क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो दोस्तों, जब भी किसी पे कोई चार्ज यानी आवेश होता है तो उसे आयन बोलते हैं। तो ये भी आयन है, ये भी आयन है, लेकिन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋणायन। तो ये क्या बनाएंगे? ऋणायन बनाएंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाले आयन बनाएंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। चलिए आ जाओ। अब दोस्तों, मेटल की रिएक्शन जब वाटर से करवा रहे थे तो क्या मिल रहा था? बताओ। धातु की अभिक्रिया हम लोग पानी से करवा रहे थे तो क्या मिल रहा था? जल्दी से बताओ, देखते हैं कितनों को याद है, कितने को नहीं है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और कुछ मेटल पानी के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या दे रहे थे? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस।
तो क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोग नॉन मेटल की पानी के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं, वो पानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? क्या नहीं करते हैं? ओके। अब दोस्तों, जैसे कार्बन आपका नॉन मेटल है, तो ये एक क्या हो गया, क्या मैं इसको नॉन मेटल का ऑक्साइड बोल सकता हूं क्या? अधातु का ऑक्साइड। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है? एसिडिक, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मैक्सिमम जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जैसे सल्फर एक नॉन मेटल है, अधातु है, तो इसका जो ऑक्साइड होगा ये क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। दोस्तों, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, वो एसिडिक यानी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो नॉन मेटल जो धातु होते हैं ना, वो पानी से तो अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये पानी से अभिक्रिया कर लेते हैं और आप लोगों को क्या करते हैं? एसिड का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर बात करी जाए पानी से अभिक्रिया पे, तो दोस्तों नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन अगर इनके ऑक्साइड की बात करी जाए, अधातु के ऑक्साइड की बात करी जाए, तो अगर आप लोग पानी से अभिक्रिया करवाओगे तो ये आप लोगों को एसिड का निर्माण करेंगे। जैसे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी रिएक्शन जब मैंने पानी से करवाई तो कोई बता सकता है क्या मिलेगा? एसिड बनेगा। कौन सा बनेगा? H2CO3। और इस एसिड का नाम क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। आ गई बात समझ में? जैसे दोस्तों ये एक क्या नॉन मेटल का अधातु का ऑक्साइड है क्या? यस सर। जब इसकी अभिक्रिया पानी से करवाएंगे तो क्या अम्ल बनेगा? बिल्कुल। कौन सा बनता है? नाइट्रिक एसिड बनता है। याद रख लोगे क्या? याद रख लोगे क्या? बोलो कि नॉन मेटल यानी अधातु पानी से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन इसके ऑक्साइड अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि दोस्तों अगर हम लोग बात करें मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं या कैसे जुड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या है? एक मेटल है। क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो सर यहां पर मेटल और नॉन मेटल कैसे आपस में जुड़े? बेसिकली हम लोग बॉन्ड यानी बंध के बारे में पढ़ने वाले। एक बच्चा बोल रहा था ना कि सर केमिकल बॉन्डिंग कब होगा, तो मैंने आपको बताया था जब मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे वहां पर आप लोगों को कुछ बॉन्ड में पढ़ाऊंगा। जब कार्बन एवं इसके यौगिक पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को कुछ बॉन्ड बताऊंगा। बोलो हाँ या ना? बोलो, आ गई बात समझ में? चलिए, तो आप मुझे बताओ मेटल और नॉन मेटल कैसे जुड़ेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे एक मेटल का मैंने एग्जांपल ले लिया, इसी का ले लेते हैं, सोडियम का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ये है। क्लोरीन को क्या चाहिए? कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, और सोडियम क्या चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, क्योंकि जैसे ही ये डोनेट करेगा इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्या सोडियम और क्लोरीन के बीच में दोस्ती हो सकती है क्या? भाई इसको क्लोरीन इसकी जरूरत है, इसको इसकी जरूरत है। तो जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्या? और जिस पे भी कोई चार्ज होता है, आवेश होता है, उसको बोलते हैं आयन। तो क्या सोडियम आयन का निर्माण होगा क्या? बोलो। और जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब भी किसी पे चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं आयन। तो क्या क्लोरीन आयन बन जाएगा क्या? बोलो यस और नो। अब आप लोग मुझे बताएंगे, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, क्या दो आवेश जो होते हैं उनके बीच में कोई बल होता है क्या? ये बेटा 2-4 क्लास में बच्चे हैं, एक बोल रहा है पापा से पंगा नहीं लेते राज बबुआ। अच्छा, ये ABS जी पापा जी है ना, ये बोल रहे हैं पापा से पंगा नहीं लेते, तो अपने आप को पिताजी समझ रहे हैं। तो मतलब इनकी एज होगी 40-42, तो फिर तो रेलवे की तैयारी कर ही नहीं सकते, ये फॉर्म ही नहीं भर सकते। अरे नहीं नहीं गुरुजी, मैं तो 25 साल का हूं, तो मैं ऐसे कमेंट में कर रहा हूं। तो अगर कमेंट में ऐसी बात कर रहे हो तो फॉर्म भरने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होना तुम्हारी। भाई अगर आप लोगों को कोई सिलेक्शन लेना है किसी भी एग्जाम में, तो आप में कुछ गुण भी तो होने चाहिए विद्यार्थी के। क्या सर मैं पढ़ाई करूं, अपने काम से काम रखूं, ठीक है,
एक सभ्य बनूं कि सर मेरे घर वालों ने क्या संस्कार दिया, मैं ये भी साथ में लेके हुए चलूं, क्योंकि मुझे सर आगे जाना है, रेलवे में नौकरी करनी है, देश की सेवा करनी है ना। तो ये तो कर रहे हो तुम कमेंट में, ये तो तुम्हारे हाल है। फिर एक साल बाद बोलते हो सर कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है, सर बहुत ज्यादा गई है कट ऑफ। क्लियर? तो ये यार इधर पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। आ गई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, क्या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उनके बीच में क्या कोई बल कार्य करता है क्या? बोलो। हाँ, तो क्या इनके बीच में भी कोई बल होगा क्या? और एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। तो दोस्तों इनके बीच में क्या, दोनों के बीच में कोई आकर्षण बल होगा क्या? दोनों आपस में जोड़ के रखेंगे क्या? या मैं बोलूं दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया क्या, एक बंध बन गया क्या? दोस्तों ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड बना, बंध बना, वो बेसिकली ये बॉन्ड किसके बीच में है? दो आयन के बीच में। दोस्तों इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक बंध। आ गई बात समझ में? तो आयनिक बंध क्या होता है? दो आयन के बीच में बनने वाला बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे अगर आप लोगों से कोई पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड है, तो आप लोग इजीली बता दोगे कि सर आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बंध है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आयनिक बॉन्ड में एक चीज आप लोग देखना, क्या एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, एक ने ग्रहण किया होगा? बोलो भाई, क्योंकि जब डोनेट करता है तो वो आयन बनता है, कोई ग्रहण करता है तब भी आयन बनता है। तो अगर आयनिक बॉन्ड कहीं पर है तो जरूर दो आयन के बीच में होगा। और आयन का मतलब क्या है? एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा होगा, एक ने ग्रहण करा होगा। तो दोस्तों कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? मेटल। कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? नॉन मेटल। क्या मैं बोल सकता हूं क्या जो आयनिक बॉन्ड होता है वो किसके बीच में बनेगा? मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, धातु और अधातु के बीच में बनेगा। बोलो हां या ना? बोलो बोलो। जैसे अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कैल्शियम ऑक्साइड, यहां पर कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। आप बोल सकते हो कि सर इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है। बोलो आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? चलिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहां पर कैसा बॉन्ड है? तो दोस्तों क्लोरीन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है। तो जरूर मेटल और नॉन मेटल अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। आ गई बात समझ में? बोलो यस और नो। चीजें समझ में आ रही है? बोलो वेरी गुड। आ जाओ। अब दोस्तों इस आयनिक बंध को हम लोग एक नाम से और जानते हैं। कौन बताएगा? कोई बताएगा कि इस आयनिक बंध यानी आयनिक बॉन्ड का एक नाम और है ना? बताओ जल्दी से, अगर किसी को पता हो तो। जब तक मैं एक चीज समझाता हूं और आपके जवाब का इंतजार करता हूं। दोस्तों क्या ये एक यौगिक है क्या? कंपाउंड है क्या? कंपाउंड किसको बोलते हैं? मैंने आपको बताया था पहले क्लास में, जहां पर दो या दो से अधिक तत्व मिलके जो बनता है। जैसे यहां पर कैल्शियम एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, तो ये भी एक कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिसमें आयनिक बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, ऐसे कंपाउंड को आप लोग क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिक। आगे बात समझ में? अब क्वेश्चन ये है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें क्या क्या विशेषता आप लोगों को देखने को मिलेगी। दोस्तों एक्चुअली में ये जो आयनिक बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि दो आयंस के बीच में है। ये काफी आप लोगों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, काफी प्रबल मजबूत बंध होता है। तो उसको तोड़ना आसान है या मुश्किल है? बताओ सर मुश्किल है। तो आ जाइए, जो आयनिक कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आयनिक कंपाउंड को मेल्ट कराना इतना आसान नहीं है, इसको बॉयल कराना इतना आसान नहीं है, उबालना यानी इसको गैस में बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके बीच के बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं? क्या मैं पहली बात ये बोल सकता हूं क्या? दोस्तों जनरली आप लोगों को रूम टेम्परेचर पे कैसी अवस्था में मिलेंगे?
जब मैंने बोल दिया इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, यानी इनको पिघलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे किस अवस्था में मिलेंगे? सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए एक एक पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले इनकी भौतिक प्रकृति, फिजिकल नेचर की बात करते हैं। तो ये आप लोगों को कौन सी अवस्था में मिलेंगे? ठोस अवस्था में मिलेंगे। आ गई बात समझ में? पहली महत्वपूर्ण बात। ठीक है दोस्तों, क्या मैं बोल सकता हूं क्या इनके गलनांक और क्वथनांक काफी ज्यादा होते हैं, यानी वह टेम्परेचर जिस पे ये मेल्ट होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक काफी ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे उबलना शुरू होंगे, गैस में बदलना शुरू होंगे, काफी हाई टेम्परेचर पे आप लोगों के ये गैस में बदलना शुरू होते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को एनसीईआरटी में 5 कंपाउंड आप लोगों को दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों आयनिक कंपाउंड है। इन सब के आपको मेल्टिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी दिए गए हैं। सर ये मुझे याद रखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। जो एनसीईआरटी में आप लोगों को दिए हुए हैं वो ध्यान रखना है, और इससे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले मुझे बताओ क्या ये आयनिक कंपाउंड है क्या? हाँ सर। मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड, और जिस भी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो क्या आयनिक कंपाउंड है क्या? बिल्कुल। क्या लिथियम और क्लोरीन के बीच में आयनिक बॉन्ड है क्या? लिथियम एक मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। बिल्कुल सर। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। बिल्कुल सर, इनके बीच में भी आयनिक बंध होगा। कैल्शियम ऑक्साइड मैंने आपको बता ही दिया था, मैग्नीशियम क्लोराइड मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। अब देखो इनके मेल्टिंग पॉइंट देखो कितने ज्यादा है। किसी का 887, ये केल्विन में है ना। अगर आप लोगों को सेल्सियस में करना है कन्वर्ट तो 273 इसमें से माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा ये आपका? 614। तो इतना डिग्री सेल्सियस आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका लिथियम क्लोराइड क्या होगा? मेल्ट होगा। तो अभी आप लोगों के ग्रुप डी 2022 में क्या हुआ, इनमें से आप लोगों के 4 कंपाउंड दिए गए थे और पूछा गया था बताइए इनमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका है। वैल्यू नहीं पूछी गई थी, तो आप लोगों से यह पूछा गया था। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, देखो इन पांचों में सबसे ज्यादा होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। क्लियर है क्या? और जो सेकंड नंबर पे आता है वो होता है आप लोगों का सोडियम क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है ना। आप लोग डाटा ध्यान भी नहीं रखो तो एटलीस्ट क्रम तो आप लोग ध्यान रखना, है ना। ये आप लोगों का सोडियम क्लोराइड आ गया दूसरे नंबर पे। दोस्तों तीसरे नंबर पे क्या आ गया आप लोगों का? कैल्शियम क्लोराइड आ गया। चौथे नंबर पे आ गया आप लोगों का मैग्नीशियम क्लोराइड, और फिर आप लोगों का जो सबसे कम होता है वो हो गया लिथियम क्लोराइड। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाओ सर, और प्रॉपर्टी बताओ। देखो दोस्तों मुझे एक चीज ध्यान रखना, जितने भी आप लोगों के आयनिक यौगिक होते हैं ना, आयनिक यौगिक वो पानी में घुल जाते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं ना वो पानी में घुल जाते हैं। क्या दोस्तों सोडियम क्लोराइड पानी में घुल जाता है क्या? बिल्कुल। एग्जाम में पूछ लिया जाए मैग्नीशियम क्लोराइड घुल जाएगा क्या? बिल्कुल। कैल्शियम ऑक्साइड घुल जाएगा क्या? बिल्कुल। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं ना वो आप लोगों के क्या पानी में घुलनशील होते हैं क्या? और दोस्तों आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल सकता हूं क्या? आयनिक बंध का दूसरा नाम होता है विद्युत सहसंयोजी बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बंध। तो दोस्तों इलेक्ट्रोवैलेंट जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होगा, क्या उसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिक भी बोल सकता हूं क्या? तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं ना वो आप लोगों के पानी में घुलनशील होते हैं। लेकिन ध्यान रखना किस में घुलनशील नहीं होते? मिट्टी का तेल में, केरोसिन में लिख देता हूं, पेट्रोल, है ना, इनमें आप लोगों के क्या होते हैं? वो अघुलनशील होते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। दूसरी बात दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल दिया दोस्तों, क्या ये जो सॉल्यूशन है, ये जो विलयन है, इसमें से करंट पास हो सकती है क्या? दोस्तों कौन से विलयन में से करंट पास हो सकती है? ध्यान रखना जिसमें काफी ज्यादा आयंस होते हैं। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड को जब पानी, सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बना हुआ है? सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। तो उसमें पता नहीं कितने सारे सोडियम आयन है, कितने सारे क्लोरीन आयन है। तो क्या इस विलयन में बहुत ज्यादा आयन है क्या? क्या इससे करंट फ्लो हो सकती है क्या? तो ध्यान रखना आयनिक यौगिक जो होते हैं ना वो अपनी तरल अवस्था में या
अगर आपने पानी में कोई आयनिक यौगिक डाला, या मैं बोलूं इनका जलीय विलयन जो होता है, एक्वियस सॉल्यूशन होता है ना, उसमें से करंट इजीली फ्लो हो जाती है। आ गई बात समझ में? ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। आ गई बात समझ में? क्लियर है? आ जाओ। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर क्या मेटल हमारे लिए जरूरी है क्या? अच्छा मुझे बताओ, क्या गोल्ड जरूरी है क्या? बिल्कुल सर। अगर गोल्ड हम ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, मतलब आपने देखा होगा लेडीज वगैरह पहनती है, तो किससे बनी होती है? सिल्वर से, गोल्ड से। तो क्या गोल्ड चाहिए क्या? सिल्वर चाहिए क्या? बिल्कुल। चलो अब दोस्तों, हमको तो जरूरत है नहीं, हम तो कुछ पहनते नहीं है, ना आप पहनते हो ना मैं पहनता हूं। दोस्तों एल्यूमिनियम चाहिए क्या? यार घर के जो बर्तन है वो एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। चलो आप बोल रहे हो कि सर नहीं, मैं तो एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं, मैं तो मान लो कागज की प्लेट पे खा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों क्या कॉपर चाहिए क्या? अगर कॉपर नहीं होगा तो आप लोग वायर कैसे बनाओगे? दोस्तों आपका जो मोबाइल फोन है इसमें आप लोगों का कॉपर होता है, तो चाहिए। तो हमको मेटल चाहिए ही चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि मेटल आप लोगों को मिलेगी कैसे? कोई मुझे बता सकता है मेटल मिलती कैसे है? बताओ बताओ बताओ, मेटल मिलती कैसे? कौन बताएगा? कहां मिलती है? ऐसे होता है कि भाई हम हो गए कि भगवान हमको गोल्ड दे दो और हाथ में गोल्ड आ जाए, है? मेटल मिलती कहां पर है, धातु मिलती कहां पर है? देखिए दोस्तों, ये जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है जिसपे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को मेटल मिलेगी। जैसे जब खुदाई करोगे तो क्या मिलता है आप लोगों को? जैसे कैल्शियम। अब कैल्शियम आप लोगों का काफी रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है? कम रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है? बताओ बताओ। ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये आपको अकेला मिल जाएगा क्या? ये किसी ना किसी से अभिक्रिया कर लेगा। तो आपको हो सकता है ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ मिले, हो सकता है आपको इस रूप में मिले कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, किसी ना किसी से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है। अब जैसे मान लो गोल्ड की अगर हम लोग बात करें, क्या वो ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है? सर बहुत कम रिएक्टिव है। तो गोल्ड आप लोगों का जो होगा ना, वो आप लोगों को अकेला मिल जाएगा। अब दोस्तों कोई मेटल आप लोगों का जैसे लेड है वो ऑक्साइड स्टेट में मिलेगा, या मान लो जिंक है वो ऐसे मिलेगा, या ऐसे सल्फर कार्बोनेट स्टेट में मिलेगा, है ना। तो जो मेटल्स होते हैं वो आप लोगों को मिलते कहां पर है? अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं। या तो फ्री फॉर्म में मिलेगा, मुक्त अवस्था में मिलेगा, या कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, किसी के साथ में कॉम्बिनेशन में आप लोगों को मिलेगा। अब जैसे मान लो कैल्शियम आपको ऐसे मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि सर इससे हम लोग कैल्शियम कैसे निकाले? तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, काफी अच्छा ये आप लोगों का टॉपिक है। चलिए तो बात करते हैं मेटल आप लोगों को मिलता कहां पर है। तो पृथ्वी की जो आप लोगों की क्रस्ट होती है ना, पृथ्वी की परत बोल दो या भूपर्पटी बोल दो, भूपर्पटी जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली जो होती है, क्लियर। जैसे अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली जो आपकी परत होती है, आपको पता है ना अर्थ को हम लोग अलग अलग लेयर में बांट सकते हैं, तो सबसे जो ऊपर वाली होती है उसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट, यानी भूपर्पटी। तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये जैसे अर्थ की क्रस्ट ही है ये। तो खुदाई वगैरह करोगे, अब जैसे कई जगह माइनिंग होती है, माइनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि पता है यार यहां पर बहुत ज्यादा कैल्शियम है, यहां पर बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम है, तो खुदाई कर करके निकाल रहे हैं। अब दोस्तों कई जगह ऐसी है कि जो अभी अनएक्सप्लोर है। जैसे मान लो एक छोटी सी बात मान लो, अब यार पृथ्वी के हर जगह, तो एक पूरी जगह देखोगे सब जगह तो अभी खुदाई हुई नहीं, पता तो पड़ा नहीं कि कहां पर कौन सा ज्यादा। तो आपने सुना होगा कि यार यहां पर खुदाई हुई, यहां पर सोना मिला, यहां पर चांदी मिला। आ गई बात समझ में? ऐसे सुनते हो नहीं सुनते? तो दोस्तों जिस कंट्री में आपको मिल जाएगा तो उस कंट्री के तो मजे हैं यार। क्योंकि जैसे मान लो गोल्ड मिल गया, गोल्ड बहुत प्रीसियस मेटल है, मान लो हमको मिल गया, हम किसी दूसरे देश को बेच सकते हैं, पैसा मिल जाएगा हमको, क्योंकि सबको चाहिए, गोल्ड बहुत प्रीसियस मेटल है। आ गई बात समझ में? अरे बोलो यस और नो। अब बात करते हैं कि सर जैसे कैल्शियम की बात करते हैं, आपको कैल्शियम चाहिए, आपने खुदाई करी, ऐसे ये पत्थर मिलेंगे आपको, ये कैल्शियम मान लो कार्बोनेट अवस्था में मिला आप लोगों को ये। तो अब इससे कैल्शियम कैसे निकालेंगे? इस कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन ये है। आगे बात समझ में? ठीक है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जो आप लोगों के मेटल्स होते हैं ना,
वो हो सकता है या तो फ्री स्टेट में मिल जाए, अकेला मिल जाए, या फिर आप लोगों को कंबाइंड स्टेट में आप लोगों को मिलेगा। और इनको क्या बोलते हैं हम लोग? मिनरल बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो दोस्तों एक्चुअली में ये जो आपके तत्व होते हैं ना धातु की अगर बात करें, तो या तो वो तत्व अवस्था में मिलेंगे या यौगिक मिलेंगे। जैसे भाई कैल्शियम हो सकता है अकेले मिल जाए, हालांकि मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत रिएक्टिव है, या किसी ऐसे यौगिक के रूप में मिलेगा। आगे बात समझ में? ऐसे यौगिक के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो इनको आप लोग क्या बोलते हैं? मिनरल यानी खनिज हम लोग बोलते हैं। अगर दोस्तों इस खनिज से आप लोग मेटल निकाल पा रहे हो, अगर मिनरल यानी खनिज से मेटल आप लोग निकाल पा रहे हो, तो इस मिनरल को आप लोग क्या बोल देंगे? ओर यानी अयस्क बोल देंगे। अगर किसी मिनरल, किसी खनिज से मेटल निकाल पा रहे हो प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब आपका फायदा है इसमें, आपकी कॉस्ट काफी कम आ रही है। पता पड़े दोस्तों हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट से हम लोग कैल्शियम निकाल रहे हैं, मान लो कैल्शियम निकला 100 रुपए का, और इस प्रोसेस में हमारे लग गए 1000 रुपए, तो क्या कोई काम का है क्या ये? क्या इससे कैल्शियम निकालना फायदा है, नुकसान है? नुकसान है। 100 रुपए का कैल्शियम मिला, 1000 रुपए इस प्रोसेस में लग गया। तो अगर किसी मिनरल यानी किसी खनिज से अगर आप लोग कोई मेटल निकाल पा रहे हो, धातु निकाल पा रहे हो, तो उस मिनरल को आप लोग क्या बोल देंगे? और बोल देंगे। क्लियर है क्या? तो दोस्तों कुछ स्थानों पर जो खनिज होते हैं ना, उसमें धातु की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आगे बात समझ में? तो फिर धातु को निकालना हमारे लिए लाभदायक होगा। जैसे पता पड़े इसमें मान लो फॉर एग्जांपल 1% ही कैल्शियम था, आपने पूरी मेहनत कर ली, तो कैल्शियम मिला ही इतना सा, फिर कोई फायदा है क्या? आगे बात समझ में? तो अगर किसी मिनरल में मेटल्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, दूसरी बात अगर आप लोग आसानी से निकाल पा रहे हो, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, तो फिर दोस्तों मेटल को निकालना फायदेमंद रहेगा ना। तो फिर इस मिनरल को हम लोग क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। फिर इस खनिजों को हम लोग क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों कुछ कुछ आप लोगों के जो तत्व होते हैं ना, वो इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि वो आप लोगों को फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, मुक्त अवस्था में मिल जाते हैं। गुरुजी एग्जांपल्स बताओ जो बहुत कम रिएक्टिव होंगे, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं ना, वो आप लोगों को मुक्त अवस्था में मिल जाएंगे। सर एग्जांपल बताओ। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर। अच्छा दोस्तों, गोल्ड ज्यादा रिएक्टिव है या सिल्वर? सिल्वर थोड़ा सा रिएक्टिव है गोल्ड के मुकाबले। कॉपर क्या है? कॉपर चिन्ना सा और ज्यादा रिएक्टिव है गोल्ड के मुकाबले। तो दोस्तों सिल्वर और कॉपर आप लोगों को फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, मुक्त अवस्था में भी मिलते हैं, और कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। आ गई बात समझ में? आ गई? ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कई जगह देखता हूं तो लिखा होता है सिल्वर और कॉपर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सर सिल्वर और कॉपर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और इसी की अगली लाइन में लिखा हुआ है सिल्वर और कॉपर कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। सर कंफ्यूज कर दिया। तो कंफ्यूजन की बात नहीं है, सिल्वर और कॉपर आप लोगों के मुक्त अवस्था में मिल जाते हैं, और कई बार आप लोगों को ये कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाते हैं। लेकिन गोल्ड आप लोगों को दोस्तों फ्री स्टेट में ही मिलेगा, मुक्त अवस्था में ही मिलेगा। आगे ये बात समझ में? चलिए दोस्तों देखो ये क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, आ जाओ। आ जाओ, कहां गया? बताओ बताओ। तो कौन सी धातु आप लोगों को मुक्त अवस्था में मिल जाएगी, फ्री स्टेट में मिल जाएगी? कौन सी मिल जाएगी? गोल्ड आप लोगों को मिल जाएगी। चलो दोस्तों आगे चले, आगे चले, बिल्कुल चलो आ जाओ। अब बात करते हैं कि सर जैसे कैल्शियम के कौन कौन से मिनरल होते हैं, लेड के कौन कौन से मिनरल होते हैं, आइए बात करते हैं। जैसे जिंक की बात करें दोस्तों, जिंक आप लोगों को जनरली या तो ऑक्साइड स्टेट में मिलता है या कार्बोनेट स्टेट में मिलता है। तो जिंक ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं जिंकाइट, इसका जो नाम है, और जिंक कार्बोनेट का है जिंक ब्लेंड। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए जिंकाइट कौन सी धातु का अयस्क है, या इससे कौन सी धातु आप लोगों को मिलेगी, तो कौन सी निकलेगी? जिंक निकलेगी। चलिए दोस्तों बात करें लेड। लेड आप लोगों को जनरली किस अवस्था में मिलता है? लेड सल्फाइड इस अवस्था में मिलता है आप लोगों को। क्या आप लोग कोई मुझे इसका नाम बता सकते हैं क्या? इसका नाम है दोस्तों गैलेना। क्या नाम है? गैलेना। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए गैलेना किस धातु का अयस्क है, या इससे कौन सी धातु आप लोगों को मिलेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? लेड हो जाएगा। फॉर्मूला ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। चलिए चलिए,
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूरेनियम। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का मेटल है, ठीक है। तो दोस्तों यूरेनियम आप लोगों को ऑक्साइड स्टेट में मिलता है, और दोस्तों इसका नाम क्या है, पिच ब्लेंड है इसका जो नाम है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए पिच ब्लेंड कौन सी धातु का अयस्क है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं आयरन। दोस्तों आयरन आप लोगों का Fe3O4 इस वाली स्टेट में भी मिलता है, हेमेटाइट इस वाली स्टेट में मिलता है, Fe3O4 भी मिलता है, Fe2O3 भी मिलता है। Fe3O4 को बोलते हैं मैग्नेटाइट, दोस्तों Fe2O3 को बोलते हैं हेमेटाइट। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए मैग्नेटाइट कौन सी धातु का अयस्क है या हेमेटाइट कौन सी धातु का अयस्क है, दोस्तों एक और होता है सिडराइट, ठीक है, सिडराइट। तो अगर पूछ ली जाए कौन सी धातु का अयस्क है, तो आयरन का अयस्क है। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी। दोस्तों मरकरी मेटल है ना, तो ये आप लोगों को कैसे मिलता है, ये मरकरी सल्फाइड स्टेट में आप लोगों को मिलता है। इसका नाम क्या है, कोई बताएगा क्या इसका नाम, तो इसका नाम है सीनाबार। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सीनाबार से कौन सी धातु प्राप्त होती है, मरकरी प्राप्त होती है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों थोरियम। थोरियम, तो दोस्तों थोरियम का एक अयस्क का एग्जांपल ध्यान रखेंगे, मोनोजाइट, है ना। एक और मैं आप लोगों का भूल गया, एल्यूमिनियम का ध्यान रखेंगे। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट नाम का। तो अगर पूछ लिया जाए बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट कौन सी धातु का अयस्क है, तो आप लोग क्या बोलोगे, एल्यूमिनियम का है। सर बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में, दोस्तों जो आपके कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की इक्वल इंपॉर्टेंस है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी ज्यादा है केमिस्ट्री ज्यादा है, आप कोई सा भी आप लोग उठा के देख लेना, इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। तो आप लोग तीनों सब्जेक्ट को ध्यान से समझें। क्लियर है, आ जाओ। चलिए दोस्तों पढ़ रहे हैं, आगे भी खत्म नहीं हुआ, टेंशन मत लो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो डिस्काउंट आप लोग कर रहे थे, आप लोगों के लिए भारतीय नववर्ष पे आप लोगों को कूपन कोड लगाना है NY200, 200 रुपए का आप लोगों को ऑफ मिल जाएगा। मैं लास्ट बार आप लोगों का दे रहा हूं, फिर मत बोलना सर हम भूल गए थे पहले बोला था 1 तारीख से आप लोगों का होगा। तो आज से ये ऑफर आप लोगों का चालू हो चुका है, NY200 कोड लगा लीजिए, बायोलॉजी आप लोगों की शुरू हो चुकी है। चलिए आ जाओ। अब सर अयस्क से हम लोगों को क्या निकालनी है, मेटल निकालनी है। एक्चुअली में इसको बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है। ये जो धातु का जो निष्कर्षण होता है ना, धातु का जो निष्कासन होता है अयस्क से, है ना, इसको बोलते हैं मेटलर्जी। धातु कर्म भी बोलते हैं इसको, धातु कर्म, धातु कर्म, धातु कर्म, ऐसा कर्म करना है जिससे धातु हम लोगों को मिल जाए। अब दोस्तों सबसे पहले स्टेप समझते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं। जैसे दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को फोटो दिखाई थी कैल्शियम कार्बोनेट की, दिखाई थी ना, कैसा लग रहा था, एक पत्थर जैसा लग रहा था क्या, अरे क्या आप लोगों को ऐसे पत्थर जैसा लग रहा था क्या। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इस पत्थर का हम लोगों को क्या करना है, चूरा करना है, इसको पाउडर फॉर्म में लेके आना है। तो आइए सबसे पहले जो भी आप लोगों का अयस्क है उसकी क्या करनी है, क्रशिंग करनी है, उसका क्या करना है, चूरा बनाना है, चूर्ण बनाना है, पीसना है। आ गई बात समझ में, आ गई। अब दोस्तों जैसे मान लो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट था, आपने इसको पाउडर फॉर्म में ले आए आप। दोस्तों क्या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में कुछ मिट्टी भी होगी क्या, मिट्टी होगी सर। दोस्तों हो सकता है कुछ और भी अशुद्धियां हो कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा। जैसे दोस्तों जो जानवर होते हैं, अगर कहीं पर सूसू करे आए, कहीं पर पोटी करे आए, वो भी तो इसमें मिलेगा, एनिमल का वेस्ट भी। तो क्या अगर हम लोग ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसमें जो मिट्टी है, क्या वो हमको हटानी है क्या, बिल्कुल। और भी कोई इंप्योरिटी है, अशुद्धि है, वो हटानी है क्या, बिल्कुल। दोस्तों इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी अयस्क का सांद्रण। आ गई बात समझ में। दोस्तों इंग्लिश वाले बच्चे मुझे बता सकते हैं क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर को एक नाम से और जानते हैं क्या, कोई बता सकता है क्या, बताओ। एनरिचमेंट, एनरिचमेंट ऑफ ओर, इसको इस नाम से भी जानते हैं। आगे बात समझ में। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो आप लोगों की अशुद्धियां है, इसे हम लोग इस अशुद्धियों को एक विशेष नाम दे देते हैं, गैंग। ये वो वाली गैंग नहीं है लड़ने वाली, गुंडा वाली, है ना। ये जो अशुद्धि है ना, अशुद्धि जो इंप्योरिटीज है, जो भी अशुद्धि है, कोई मिट्टी के पार्टिकल है, कोई धूल के कण है, या कुछ भी है, तो ये जो इंप्योरिटी जो होती है ना,
इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? गैंग के नाम से। तो बेसिकली आपने जो पाउडर में कन्वर्ट किया, अब इसमें जो भी गैंग है, जो भी अशुद्धियां है, उसको निकालने का प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी अयस्क का सांद्रण कहलाता है। आ गई बात समझ में? चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। क्या, जैसे मान लो आपके पास में ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, या मान लो आपके पास में लेड सल्फाइड है। अब हमारा उद्देश्य क्या होता है? इसको ऑक्साइड में बदलना। जैसे मैं चाहता हूं कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो? कैल्शियम ऑक्साइड में हो। लेड सल्फाइड किस में हो? लेड ऑक्साइड में हो। सर क्यों, ऐसा क्यों चाहते हो? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। ऑक्साइड में परिवर्तित करना। दोस्तों ऐसा क्यों, हम क्यों चाहते हैं कि ऑक्साइड बनाना? क्योंकि अब हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या हटाना है? देखो यहां पर आपको कार्बन भी हटाना था, ऑक्सीजन भी हटाना था, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड मिला, अब हमारा काम केवल क्या है? ऑक्सीजन हटाना है। अब हमारा काम क्या है? केवल ऑक्सीजन हटाना है। और किसी से भी ऑक्सीजन हटाने की प्रक्रिया को आप लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन यानी अपचयन। यानी अगर मैं इसका अपचयन करवा दूं तो क्या मुझे कैल्शियम मिल जाएगा? क्या अगर मैं इसका अपचयन करवा दूं तो क्या मुझे कैल्शियम मिल जाएगा? क्या बोलो यस और नो? यस। तो अगला स्टेप क्या है? मुझे रिडक्शन करना है। मुझे मेटल ऑक्साइड का जो धातु ऑक्साइड मिला, जो धात्विक ऑक्साइड आप लोगों को मिला, उसका क्या करना है? अपचयन करना है। आई बात समझ में? बोलो यस और नो, बोलो बोलो। आ गई बात समझ में? तो दोस्तों फिर आप लोगों को, आपने अपचयन कर दिया तो क्या आप लोगों को मेटल मिल जाएगी? क्या मिल जाएगी? क्या, लेकिन दोस्तों एक स्टेप और बाकी है। दोस्तों जो मेटल मिलेगी, हम चाहते हैं वो प्योर से प्योर हो, 99.99999% प्योर हो। जैसे कॉपर आपको मिला। अब दोस्तों कॉपर आपने लगा दिया किसी लैपटॉप में, भाई कई डिवाइस में लगता है कॉपर, और कॉपर थोड़ा सा भी इम्प्योर हो तो पूरा का पूरा लैपटॉप फूट जाए तो कभी, तो कंपनी का तो नाम खराब हो जाएगा। तो दोस्तों क्या चाहिए, कोई भी कंपनी अगर किसी मेटल का यूज कर रही है कहीं पर भी, कोई ऐसी जगह पर जहां बहुत मतलब एक्सीडेंटल चांस बन सकते हैं, तो वहां पर मेटल बिल्कुल प्योर होना चाहिए। तो हम लोग फिर लास्ट में क्या करते हैं? उसकी प्योरिफिकेशन करते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया कि सर स्टेप्स मुझे समझ में आ गए? बोलो यस, बोलो। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गए स्टेप्स, कि हां सर मुझे स्टेप समझ में आ गए, थोड़ा ओवरव्यू समझ में आ गया कि हम लोग कैसे मेटल निकालने वाले हैं। ओवरव्यू समझ में आ गया दोस्तों, आप लोगों का 50% तो यहीं पर क्लियर हो गया कि हम एक्चुअली में होने क्या वाला है। आगे बात समझ में? चले थोड़ा सा आगे। बिल्कुल। अब दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखना, छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, ठीक है? ठीक है, एक छोटी सी बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि यार जैसे आप लोगों को मेटल ऑक्साइड मिल गया, फॉर एग्जांपल आप लोगों को मिल गया जिंक ऑक्साइड, ठीक है, या मान लो आपको मिल गया कॉपर ऑक्साइड, या मान लो आपको मिल गया सोडियम ऑक्साइड। आप क्या करना चाहते हो? सोडियम लाना चाहते हो, जिंक चाहते हो, कॉपर चाहते हो, तो इनका रिडक्शन करवा दे क्या अपचयन करा देगा? अपचयन कराने का मतलब ऑक्सीजन इनसे हटानी है। अब दोस्तों यहां पर सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्या ये ऑक्सीजन को आसानी से छोड़ देगा? क्या कि हाँ भाई ले जाओ ले जाओ ले जाओ? नहीं। तो यहां पर इसको करंट के झटके देने पड़ेंगे तब जाके ऑक्सीजन छोड़ेगा ये, ऐसे समझो इसको। दोस्तों जिंक इतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं है ना, इतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो अगर हम लोग इसकी अभिक्रिया करवाएंगे ना कार्बन से, क्लियर है? तो दोस्तों जिंक का जितना लगाव है ऑक्सीजन से, कार्बन का क्या है? उससे भी ज्यादा है।
तो कार्बन ऑक्सीजन को अपने साथ में ले आएगा और जिंक को अलग कर देगा। तो दोस्तों आपको क्या यही चाहिए था क्या? आपको क्या यही चाहिए था क्या? आपको क्या केवल यही चाहिए था क्या? यस और नो बताओ। सर साइंस बुक लेनी है, कोई भी बुक नहीं है इधर पढ़ो, है ना, कोई बुक नहीं है। ठीक है, बहुत टीचर को आपने मालामाल बना दिया बुक खरीद खरीद के, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सिलेक्शन हुआ उन बुक से पढ़ के? मतलब कई बच्चे मेरे को वीडियो भेजते हैं, सर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, वो पीछे देखता हूं 8-10 किताबें पढ़ी होती है। तो मैं आपको बस ये बोलना चाह रहा हूं कि बेटा आप सारा ध्यान प्लीज पढ़ने में दो, समझने में दो। अगर आपको समझ में आ गया तो सिलेक्शन ऐसे ले लोगे आप। आपके जो सिलेबस में है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से याद हो गया, तो आपका ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं बुक लेकर आऊंगा, लेकिन अभी उसमें काफी समय लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं सिलेक्शन से वंचित नहीं कर रहा, मैं आपको बेस्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आपको बस अच्छे से पढ़ना है। आपको अच्छे से जब साइंस समझ में आ जाएगी तो आप एग्जाम के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। मेन उद्देश्य क्या है हमारा? सेलेक्ट होना ही तो है, बोलो। आगे बात समझ में? ठीक है। तो क्या यहां पर आपके काम में मजा आ गया क्या दोस्तों? तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया, इसमें आपकी हेल्प किसने करी? किसने करी बोलो? बोलते नहीं हो, कार्बन ने करी। तो जो अपचयन करवाता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, यानी अपचायक। तो यहां पर कार्बन एक अपचायक की तरह कार्य कर रहा है क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना, जैसे दोस्तों जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इनके ऑक्साइड से मेटल निकालना आसान है। हमको क्या करना है? केवल कार्बन की मदद लेनी है। तो कार्बन क्या करा देगा? कार्बन की सहायता से अपचयन कराना है। कार्बन की सहायता से अपचयन कराना है। आगे बात समझ में? लेकिन जो इनसे ज्यादा रिएक्टिव है, वहां पर आप लोग कार्बन की सहायता से वो काम नहीं कर सकते, तो इनको बिजली के झटके देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ेगा, विद्युत अपघटन कराना पड़ेगा। क्या होता है सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो। विद्युत अपघटन कराना पड़ेगा। क्लियर है? और दोस्तों बेचारे सिल्वर, गोल्ड, ये तो रिएक्टिव होते ही नहीं है, ये तो आपको मुक्त अवस्था में मिल जाएंगे, मुक्त अवस्था में मिल जाएंगे। सिल्वर जो होता है वो कई बार आप लोगों को कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाता है, तो उससे कैसे निकालेंगे भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। आगे बात समझ में? दोस्तों बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? ये एनसीईआरटी का बहुत फेमस चार्ट है, बहुत फेमस। फेमस का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। मैं एक बार आप लोगों को फिर से समझा देता हूं। देखो दोस्तों, ये आप लोगों के कम रिएक्टिव होते हैं, तो इनके जो ऑक्साइड आप लोगों को मिलेंगे उसकी अभिक्रिया हमको कार्बन से करानी है। कार्बन क्या करेगा? इनका ऑक्सीजन निकाल लेगा, तो हमको मेटल मिल जाएगी। तो क्या हम लोग कार्बन की सहायता से अपचयन करके हम लोगों को मेटल मिल जाएगी क्या? बिल्कुल। दोस्तों ये बेचारे कम रिएक्टिव होते हैं, आप लोगों को ऐसे मुक्त अवस्था में मिल जाएंगे। ऊपर वाले थोड़े ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इनको बिजली के झटके देने पड़ेंगे। आ गई बात समझ में? बोलो यस और नो। कैसे देंगे बिजली के झटके, सब मैं समझाऊंगा। बोलो मजा आया या नहीं आया? बताओ, बोलो मजा आया नहीं आया? बोलो, आ जाओ। अब बात करते हैं एक छोटी सी, कि सर जो काफी कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, जैसे मरकरी भी बहुत कम रिएक्टिव है, तो सर मान लो मेरे पास में मरकरी सल्फाइड है, इसका नाम क्या था? कौन बताएगा? इस अयस्क का नाम क्या था? क्या नाम था? सीनाबार। तो सर मुझे इससे मरकरी चाहिए, तो मैं क्या करूं? देखो दोस्तों, जो मेटल्स काफी कम रिएक्टिव होते हैं ना, जैसे मरकरी कम रिएक्टिव है, तो इसको जब गर्म करोगे ना, तो ये ऐसे ही क्या करेगा? सल्फर को हटा देगा। अरे भाई 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 भाई, जा दूर जा दूर जा दूर जा मेरे से। समझ रहे हो? तो जो आप लोगों के जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो काफी नीचे होते हैं, नीचे होने का मतलब क्या है? जिनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है, तो पहले उनकी हम लोग बात करते हैं। आ जाओ, क्लियर है क्या? तो जो मेटल्स हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होती है, काफी अनरिएक्टिव होती है, मतलब बहुत कम क्रियाशील होती है ये। तो कम क्रियाशील है तो हमारा काम आसान है। सर क्या करें? हमको कुछ भी नहीं करना। जैसे मान लो मरकरी सल्फाइड है, आपको ऑक्साइड में तो बदलना ही है भाई। चाहे मेटल आपका किसी भी अवस्था में पाया जा रहा हो, सल्फाइड में पाया जा रहे हो, कार्बोनेट अवस्था में पाया जा रहा हो,
आपको क्या करना है दोस्तों, उसको ऑक्साइड स्टेट में बदलना है। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को जब एक बार बदल लिया इधर, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप लोग गर्म करोगे, ये मरकरी बोल देगा भैया मुझे गर्म मत करो, ले जाओ ऑक्सीजन, ले जाओ ऑक्सीजन ले जाओ, मेरे में इतनी रिएक्टिविटी नहीं है, मैं इतना पावरफुल नहीं हूं कि ऑक्सीजन को पकड़ के रखूं, ले जाओ सर ले जाओ। आगे बात समझ में? तो आइए दोस्तों बात करते हैं पहले इसी की, कि जैसे मान लो मरकरी आप लोगों का सल्फाइड स्टेट में पाया जा रहा है, इसे बोलते हैं सिनाबार। तो सर इससे मरकरी कैसे मिलेगी? तो देखो हमारा काम क्या है, इसको मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। क्लियर है क्या? और फिर मरकरी ऑक्साइड से मरकरी निकालना। तो दोस्तों आप लोगों के लिए चीजें बहुत आसान है। क्या? ये जो आप लोगों का मरकरी सल्फाइड है ना, इसको सिर्फ गर्म करो एयर की प्रेजेंस में। तो जब गर्म करोगे, एयर में जो ऑक्सीजन होगी ना, ये उससे क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, HgO बना लेगा। इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और क्या हो जाएगा दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड आप लोगों की अलग निकल जाएगी। और जब ये आप लोगों का मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, जब आप लोग इसको और गर्म करोगे तो ये ऑक्सीजन को भी छोड़ देगा कि भैया ले जाओ, आ जाओ, मैं रिएक्शन बताता हूं। देखो आप लोगों का ये सीने बार था, आपने जब गर्म करा तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उससे अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, मर्क्यूरिक 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 ऑक्साइड है। और साथ में क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर हमको तो मरकरी चाहिए, टेंशन मत लो, और गर्म करो। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोलेगा कि भाई छोड़ रहा हूं, ऑक्सीजन छोड़ रहा हूं, मुझे गर्म मत करो, मुझे गर्म मत करो, आप लोगों को मरकरी मिल जाएगा। और मरकरी जो होता है वो आप लोगों का किस स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड स्टेट में होता है। दोस्तों मजा आया या नहीं आया? बोलो यस और नो, बोलो। आई बात समझ में? क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। कॉपर का भी यही हाल है, कॉपर कम रिएक्टिव है। जैसे मान लो कॉपर अगर आप लोगों का सल्फाइड स्टेट में पाया जा रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, केवल गर्म करना है। तो जब कॉपर सल्फाइड को गर्म करोगे तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है दोस्तों, ये उससे अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, कॉपर का ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको और गर्म करना है, इसको और गर्म करना है। तो जैसे गर्म करोगे ऑक्सीजन क्या कर देगा, छोड़ देगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, या मान लो कुछ कॉपर सल्फाइड है जो कि अभी ऑक्साइड में नहीं बदला, इनको गर्म करोगे तो आप लोगों को क्या दे देंगे, ये ऑक्सीजन छोड़ देंगे, सल्फर छोड़ देंगे, ठीक है, आपको क्या दे देंगे, कॉपर दे देंगे। कितना आसान काम है। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन दोस्तों इनकी रिएक्टिविटी तो काफी कम थी, इसलिए इन्होंने इनको गर्म करते ही इन्होंने ऑक्सीजन छोड़ दी, ठीक है। लेकिन दोस्तों जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी, जो मीडियम रिएक्टिविटी होती है जिनकी, जैसे जिंक हो गया, बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव भी नहीं है, ज्यादा भी रिएक्टिव नहीं है, तो उनके साथ में हम लोगों को क्या करना है, तो जो क्रियाशीलता श्रेणी में जो मीडियम बीच में आते हैं, क्लियर है क्या, तो इन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, निष्कासन कैसे करना है, निष्कर्षण कैसे करना है, क्लियर है क्या? आ जाओ। ठीक है दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, पहले कौन कौन से मेटल है जो कि बहुत ज्यादा भी रिएक्टिव नहीं है, कम भी नहीं है, जैसे लोहा हो गया, जिंक हो गया, लेड जिसे हिंदी में सीसा बोलते हैं, ठीक है, आप लोगों का दोस्तों तांबा भी हो गया, ठीक है, लेकिन तांबा तो बिल्कुल ही नीचे, और भी नीचे है। तो और भी नीचे का मतलब क्या है, इसको अगर ये आप लोगों का सल्फाइड स्टेट में पाया जा रहा है तो इसको गर्म करोगे तो ये आप लोगों का ऑक्साइड में बदल जाएगा, और गर्म करोगे कॉपर आपको दे देगा। लेकिन दोस्तों कॉपर मान लो कई बार आपका कार्बोनेट स्टेट में होता है ना, तो सल्फाइड का तो मैंने बता दिया, अगर सल्फाइड स्टेट में हो तो क्या करना है, लेकिन कार्बोनेट स्टेट में हो तो क्या करना है आप लोगों को, क्लियर है। हालांकि कॉपर इतना कम रिएक्टिव है कि गर्म करोगे ये सब छोड़ देगा, अकेला आ जाएगा आपके साथ में, ठीक है। आ जाओ, तो बात करेंगे हम जनरली आयरन, जिंक, लेड, इनकी हम लोग बात करेंगे कि सर इससे हम लोगों को क्या मिलेगा। तो दोस्तों ये जो मेटल्स होते हैं ना, वो आप लोगों को दो अवस्था में मिलते हैं, या तो सल्फाइड स्टेट में या कार्बोनेट स्टेट में। जैसे जिंक है, जिंक आप लोगों को या तो सल्फाइड स्टेट में मिलेगा या कार्बोनेट अवस्था में मिलेगा। तो हमको क्या करना है, पहले इनको ऑक्साइड में बदलना है, और ऑक्साइड में जब हम लोग बदल लेंगे फिर उसके बाद में क्या कराना है, अपचयन करवाना है। तो दोस्तों ये जो आप लोगों के मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं ना, ये आप लोगों को या तो सल्फाइड स्टेट में मिलेंगे, कार्बोनेट स्टेट में मिलेंगे। तो फिर क्या करना है, हमको ऑक्साइड में बदलना है। तो सर क्वेश्चन ये है कि सर ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या है,
ऑक्साइड में बदलने के लिए दोस्तों दो प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया का नाम है कैल्सिनेशन, जिसे हिंदी में निस्तापन बोलते हैं, और एक प्रक्रिया है रोस्टिंग, जिसे हिंदी में भर्जन बोलते हैं। दोस्तों एस किस में आ रहा है, किसकी स्पेलिंग में एस आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। तो रोस्टिंग प्रक्रिया का यूज करेंगे सल्फाइड ओर के लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए, क्लियर है। और कैल्सिनेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, कार्बोनेट अयस्क के लिए। जैसे मान लो मैंने आप लोगों से पूछा कि मुझे कैल्शियम कार्बोनेट को बदलना है कैल्शियम ऑक्साइड में, तो कौन सी प्रक्रिया अपनाऊं, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, बताओ। बोलते नहीं हो आप। मैंने आपको बोला कि जिंक सल्फाइड को मुझे बदलना है जिंक ऑक्साइड में, तो कौन सी प्रक्रिया अपनाऊं, तो सल्फाइड अयस्क के लिए आप लोग इस्तेमाल करोगे रोस्टिंग प्रक्रिया, भर्जन विधि। और दोस्तों कार्बोनेट अयस्क के लिए आप लोग इस्तेमाल करोगे कैल्सिनेशन मेथड। बोलो यस और नो, बात समझ में आ गई। अब सर इन प्रक्रिया में होता क्या है, दोस्तों दोनों ही प्रक्रिया में क्या करना होता है, गर्म करना होता है, बस अंतर यह है। अच्छा दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, आपको क्या चाहिए, ऑक्साइड चाहिए ना। अब जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आपको इसको कैल्शियम ऑक्साइड में बदलना है तो इसमें ऑक्सीजन जोड़ना है या ऑक्सीजन हटाएंगे तब मिलेगा, बताओ। इसमें ऑक्सीजन जोड़ूं या ऑक्सीजन हटाऊं, सर इसके पास तो ज्यादा ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीजन हटाना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों लेड सल्फाइड है मान लो, या जिंक सल्फाइड है, इसको जिंक ऑक्साइड में बदलना है, तो क्या इसमें ऑक्सीजन जोड़नी पड़ेगी क्या, बिल्कुल जोड़नी पड़ेगी, तभी तो मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इससे तो ऑक्सीजन हटाना है, तो इसको आप लोगों को गर्म करना है ऑक्सीजन की एब्सेंस में या एयर की एब्सेंस में, क्योंकि कहीं पर एयर होगी तो उसमें ऑक्सीजन भी होगी। अरे ऑक्सीजन तो पहले से इसके पास में, तो हम लोगों को इसको गर्म करना है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और दोस्तों यहां पर ऑक्सीजन चाहिए, तो हम लोग जो गर्म करेंगे इसको, वो किस में करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे। आ गई बात समझ में। तो इसमें जो अयस्क होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो इसको आप लोग क्या करोगे, इसको वायु में ही हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है। जैसे जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है, तो इसको वायु में ही गर्म करेंगे। और दोस्त बिना वायु के, सॉरी बिना वायु के। और इसमें जैसे मान लो जिंक सल्फाइड है, हमको ऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको बहुत अधिक मात्रा में वायु होनी चाहिए, उसमें हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, देखो यहां पर यह वाली प्रक्रिया किसके लिए होती है, कार्बोनेट अयस्क के लिए, कार्बोनेट अयस्क के लिए। और यह वाली प्रक्रिया किसके लिए होती है, सल्फाइड अयस्क के लिए, ठीक है। दोस्तों यहां पर जैसे जिंक कार्बोनेट है, तो होता क्या है, जब हम लोग गर्म करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो ये आप लोगों का क्या दे देता है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो क्या आप लोगों को ऑक्साइड मिल रहा है क्या हमारा मकसद यही था क्या, ऑक्साइड की प्राप्ति करना। क्योंकि अब हमारे पास में केवल एक स्टेप बचा है, इसका अपचयन करवाना है। अपचयन का मतलब इससे ऑक्सीजन हटाना है। यहां पर आप लोग देखो जिंक सल्फाइड है, तो एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप लोग गर्म करोगे तो आप लोगों को क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड मिल गया। तो हमारा उद्देश्य यही तो था कि हम लोगों को ऑक्साइड चाहिए। बोलो यस और नो, बोलो। आगे दोस्तों दोनों स्टेप समझ में आ गए। अगर स्टेप समझ में आ गया तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए, बताओ। दोस्तों इसकी हिंदी और इंग्लिश गलती हो गई है ना, भर्जन और इंग्लिश जो होती है इसकी वो क्या होती है, रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग, रोस्टिंग, ठीक है। बताओ ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की क्रिया को, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में किसको करते हैं, सल्फाइड अयस्क को करते हैं। और सल्फाइड अयस्क के लिए कौन सा तरीका होता है, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं हम लोग, बताओ। रोस्टिंग, रो ऐसे आ रहा है ना इसमें, बोलो। क्लियर है, क्लियर है। तो उससे पहले एक शो आता था, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे नहीं पता आपने देखा ही नहीं देखा। जैसे अभी
कई आप शो देखते होंगे, उसमें क्या एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टिंग, है ना। जैसे रोस्टिंग का मतलब मजाक उड़ाना एक दूसरे का, ठीक है, कि भाई इसने इसको रोस्ट कर दिया। तो एक शो था, तो उसमें एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसका कलर मेरा जैसा था, थोड़ा सा सांवला सा काला सा। तो सामने वाले की बारी आती है, इसको रोस्ट करना होता है कि भाई इसको रोस्ट करो। तो वो एक लाइन बोलता है, मतलब इससे याद आ गया, बोले हाउ कैन समवन, नहीं क्या बोला था, हाउ कैन समवन रोस्ट हु इज ऑलरेडी बर्न्ड, ठीक है। मतलब समझ में आया नहीं आया, तो वो पहले एक शो आता था, तो उससे याद आ गया मेरे को। चलो आ जाओ, समझोगे नहीं भी, आप नहीं समझो तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बात समझ में, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं उनमें क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। आ जाओ आ जाओ। अब करना क्या है दोस्तों, जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो आप लोगों के मेटल है उनको आपने ऑक्साइड में बदल दिया, किसी को कैल्सिनेशन प्रक्रिया से, निस्तापन प्रक्रिया से बदल दिया, और किसी को आपने किस प्रक्रिया से बदल दिया, अरे समय रहना वो, ये तो अब्बा है, वो 10 साल पुराना शो है, वो आपने देखा ही नहीं होगा, आई एम श्योर देखा ही नहीं होगा, और देखा ही नहीं होगा आपने, ठीक है, 10-12 साल पुराना शो है वो, तो है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, बुला दिया आपने, हाँ। तो जो आपने अब ऑक्साइड में बदल दिया, अब ऑक्साइड में बदल दिया तो अब आपको क्या करना है, उसका अपचयन करवाना है, उससे आप लोगों को ऑक्सीजन हटाना है। क्लियर है क्या। तो आप लोगों को अब जो मेटल का ऑक्साइड मिला तो आप लोगों को अपचयन करना है, और दोस्तों अपचयन करने के लिए आप लोगों को किसका इस्तेमाल करना है, कार्बन का इस्तेमाल करना है। दोस्तों देखो लिखा हुआ भी था, लिखा हुआ भी था, है ना। इस चार्ट में मैंने आपको चार्ट बताया था ना, याद है या नहीं है, देखो ध्यान से देख लो, कोई बात नहीं है। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो आप लोगों के मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं ना, जब इनको ऑक्साइड में बदल लोगे तो आपको क्या करना है, इनका अपचयन करवाना, और अपचयन के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करोगे, कार्बन का इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों आप लोगों को जो लेड ऑक्साइड मिल गया, या जिंक ऑक्साइड मिल गया, या आयरन ऑक्साइड मिल गया, तो आप लोगों क्या करोगे, कार्बन से अभिक्रिया करा दोगे। कार्बन की से अभिक्रिया कराने पर आप लोगों का क्या होगा, आइए देखते हैं, कार्बन से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, ठीक है। तो कार्बन से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, जैसे जिंक ऑक्साइड है ना, कार्बन से अभिक्रिया कराएगा, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जिंक, कार्बन बोलेगा मैं ऑक्सीजन को जोड़ लूंगा अपने से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, साथ में जिंक मिल गया, तो हम लोगों को जिंक ही तो चाहिए था। आगे बात समझ में, मैं फिर से बताता हूं, इनके ऑक्साइड का अगर आप लोगों को अपचयन करना है तो हम लोग कार्बन का इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी की चर्चा करेंगे दोस्तों कल, कल ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आज नहीं हो सकता, कल आप लोगों का ये पूरा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों, इस प्रक्रिया को बताओ, एनटीपीसी में पूछा गया था, सल्फाइड के अयस्क को बहुत ज्यादा वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, प्रक्रिया क्या कहलाती है, सल्फाइड रोस्टिंग, ऐसा आ रहा है ना उसमें, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों मैं फिर से बताता हूं, निर्माण बैच में आप लोगों का डिस्काउंट शुरू हो चुका है पूरा 200 रुपए का, और कोड यूज आप लोग कर लीजिए NY200। आ गई बात समझ में। कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, डेली लाइव क्लास होती है दोपहर 1 बजे। मिस करते हो तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, 2024 के भी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है, हर क्लास के आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज फ्री है, ठीक है। तो ये आप लोग कोड यूज कर लीजिए NY200। सर मुझे वो कॉम्बो पे भी देना, मुझे चारों चाहिए। तो दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं, ठीक है, सारे डिस्काउंट आप लोग सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो। देखो अगर आप लोगों को निर्माण बैच का साइंस वाला चाहिए तो NY200 लगाना, कॉम्बो में भी 200 रुपए का ऑफ दे दिया, चारों मिल जाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके। आ गई बात समझ में दोस्तों। अगर रीजनिंग का चाहिए, मैथ्स का चाहिए, जनरल अवेयरनेस का चाहिए तो सब पे 100 रुपए ऑफ है। NY100 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 लगा लेना। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक ये आप लोगों का वैलिड रहेगा। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए सर
चलो, तो आप लोगों को ज्वाइन कैसे करना है? प्ले स्टोर पे जाना है, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करना है, कोर्स वाले सेक्शन में यहां पर जाना है, जो भी बैच लेना है कूपन कोड लगा लेना। सबके कूपन कोड मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है? कोई दिक्कत हो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच।